भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध का समर्थन और पाकिस्तान को सैन्य मदद, यूक्रेन वाले जेलेंस्की ने दिखा ही दिया असली रंग। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ओली को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, नेपाल में भारी बवाल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट का इंजन हो रहा बेदम। रूस ने दिया 2 नए इंजन का ऑफर। क्या कम होगा वायुसेना का सिरदर्द। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI आज की तारीख में रीढ़ की हड्डी है। भारत के पास सबसे ज्यादा Su-30 MKI लड़ाकू विमान है। ब्रह्मोस मिसाइल को उत्तर ने अपने इसी फाइटर जेट में लगाया हुआ है, लेकिन इस फाइटर जेट का इंजन अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। भारत Su-30 MKI लड़ाकू विमान का इंजन AL-31F रूस से खरीदता है, लेकिन ये इंजन न अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर पा रहा है और न ही अपनी दक्षता पूरी तरह से साबित कर पा रहा है। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या 260 है और इसमें रूसी AL-31F भी इंजन लगाया गया है। इस इंजन को 2000 के दशक में बनाया गया था। प्रदर्शन की क्षमता पर सवाल उठने के बाद रूस ने भारत के सामने 2 समाधान पेश किए हैं। AL-41F1S इंजन जैसे रूस अपने Su-35 लड़ाकू विमान में इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा ऑप्शन है एडवांस 177 SI। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन है। ये दोनों ही इंजन AL-31 इंजन से क्षमता के मामले में काफी आगे है, लेकिन भारत के नजरिया से देखें तो इनका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी अलग है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन की सर्विस में रहने की क्षमता कम है, सिर्फ 2500 घंटे। इसके अलावा महंगी ओवरहालिंग, काफी ज्यादा तेल का इस्तेमाल और बार बार आने वाली खराबी की वजह से इस इंजन को लेकर भारतीय वायुसेना अब परेशान हो रही है। खासकर ऐसे समय में जब पड़ोसी चीन अपने J-20 और J-35 जैसे स्टील फाइटर को तैनात कर चुका है और पाकिस्तान चीनी J-35 स्टील जेट खरीदने वाला है। ऐसे में भारत अपनी रीढ़ Su-30 MKI को पुराने इंजन के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। ऐसे में अब भारत के सामने रूस के 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि वो Su-35 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाला AL-41F1S इस्तेमाल करे या फिर ज्यादा एडवांस लेकिन अभी अधूरा 177S इंजन इस्तेमाल करे। सवाल यह है कि भारत तत्काल समाधान चुने या लंबी छलांग लगाए। लेकिन इस इंजन के साथ दिक्कत ये है कि इसे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है। रूस चाहता है कि इस इंजन को डेवलपमेंट में जो खर्च आ रहा है उसे भारत वहन करे और बदले में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। यानी अगर भारत इस इंजन के पीछे खर्च करता है तो भारत को नेक्स्ट जनरेशन इंजन मिलेगा, जिसकी क्षमता नेक्स्ट लेवल की होगी, जिसे अमेरिका और फ्रांस ने देने से इनकार कर रखा है। ऐसे में ये इंजन आगे जाकर तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को दोनों इंजन की जरूरत है। भारत को अपनी तत्कालीन जरूरतों को भी पूरा करना और भविष्य की तरफ भी देखना है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में जैन-जी विरोध प्रदर्शन के कारण KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट मंडराने लगे हैं। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर है। नेपाली संसद समेत कई सरकारी ऑफिसों पर हमले की खबरें हैं। इस दौरान पुलिस के हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। इस बीच नेपाल के कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनीति के विशेषज्ञ ने KP ओली शर्मा को इस्तीफे की मांग की है। जैन-जी मूवमेंट ने भी प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को उनके पद से हटने की मांग की है। माओवादी सेंटर के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। कई छोटी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी ओली का इस्तीफा मांगा है। नेपाल के एक वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ और विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य ने भी कहा कि जैन-जेड के विरोध प्रदर्शन से निपटने का सरकार का तरीका उनकी अक्षमता की प्रकाष्ठा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब ओली सरकार के पास सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भीमार्जुन आचार्य ने कहा कि सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन पर कहा, यह बेहद चिंताजनक है, यह अक्षमता की प्रकाष्ठा है। उन्होंने अब सत्ता पर बने रहने या खुद को शासक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। आचार्य ने इस विरोध प्रदर्शन को नेपाली युवाओं की अभिव्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन चाहे उन्हें
जैन जी कहा जाए या कुछ और, यह अपने आप हुआ है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो कानून के शासन और सुशासन के बारे में परेशान हैं। ऐसे हालात में लोगों को चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, देश और उनके भविष्य के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि नेपाल में राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र लागू होने के बाद कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। केपी शर्मा ओली खुद कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा है। अब नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि ओली के नेतृत्व वाली यह सरकार जल्द ही गिर सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब भारत के साथ संबंधों की जड़ें खोद रहे हैं। उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की योजना का समर्थन किया है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस कारण भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो चुका है। ऐसे में जेलेंस्की का यह समर्थन बताता है कि वह भारत के साथ यूक्रेन के रिश्ते को लेकर कितने बेपरवाह है। जेलेंस्की के इस बयान से यूक्रेन के पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों की भी चर्चा की जा रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने मॉस्को की मदद करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने को सही विचार बताया। उन्होंने तर्क दिया कि रूसी तेल या गैस खरीदना या व्यापार समझौते करना केवल युद्ध को लंबा खींचता है। जेलेंस्की ने कहा कि ऐसे देशों पर जुर्माना लगाना उचित है। जेलेंस्की का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन SCO यात्रा के तुरंत बाद आई है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के पल साझा करते देखा गया। मोदी और पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए स्थल तक साथ साथ यात्रा करते हुए 45 मिनट तक चर्चा भी की। भारत और चीन रूस के तेल और भारत की सबसे बड़ी खरीदारों में से एक है, जिन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को को अनुमानित 985 अरब डॉलर का राजस्व प्रदान किया है। भारत यूक्रेन संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। यूक्रेन में 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के पक्ष में मतदान किया था। इतना ही नहीं, जेलेंस्की के राष्ट्रपति रहते हुए यूक्रेन ने 2019 में भारत के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के बाद कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन किया था। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल फील्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटाबेस के अनुसार 1991 से 2020 तक यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे हैं। इनमें 320 T-80 टैंक शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे ने खार्किव माली सेव टैंक फैक्ट्री को दिवालिया होने से बचाया। दिसंबर 2008 में पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ रूसी डिजाइन वाले UPAZ रिफ्यूलिंग फॉन्ट से सुसज्जित 4 IL-78 रिफ्यूलिंग विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनकी डिलीवरी 2022 में पूरी कर दी गई। इसके अलावा जून 2020 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान वायुसेना के IL-78 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों में से एक को अपग्रेड करने के लिए कई मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2021 में उग्र ओवरॉन फ्रोम ने पाकिस्तानी सेना के T-80 UD मुख्य युद्धक टैंक की मरम्मत के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ 85.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।